गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ जाए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है सबको। गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट, है ना। जिसमें हम लोग पहले तो स्टेजेस को पढ़ेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेजेस क्या थे। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, अप्रोच पढ़ेंगे। और ये अप्रोच क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी सारे बच्चे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं, 5 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक बताइए, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है सबकी? बहुत कम दिन बचा हुआ है एग्जाम में। तो अपना रिवीजन जैसे ही क्लास होता है उसके साथ क्लियर कीजिएगा। ठीक है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो बैठिएगा पढ़ने। एक क्लास कंप्लीट कीजिए, उसको उसके बारे में फिर खुद से पढ़िए। तब जाके ही कॉन्सेप्ट आप लोगों का खुद से क्लियर होगा। 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे आएंगे वो जुड़ते हुए जाएंगे। तो अभी कमेंट ऑफ कर दीजिए, जब मैं पूछूंगी कि ये क्लियर हो गया है तब जाके बताइएगा। तो देखिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का विकास का कुछ इतिहास रहा है। ठीक है, और इस इतिहास को चरणों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है स्टेज में। ठीक है, एक मिनट। हम्म, तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और इन स्टेज में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे। हम्म, तो पहला स्टेज कब से कब तक था? नमस्ते प्रांजलि, लेट नहीं होना है क्लास में। चलिए पढ़ाई कीजिए। अभी पहला ही स्लाइड है। देखिए, तो फर्स्ट फेज कब से कब तक था? 1887 से लेकर 1926 तक। ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी। इसमें क्या बोला गया है, प्रथम चरण में राजनीति प्रशासन द्वैत भाव के बारे में बताया गया है। और देखिए, इसमें कुछ किताबें, अब हर चरण में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं और उसी से वो लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ आता है तो यही आता है, बुक्स दे देगा, ईयर पूछ लेगा, थिंकर्स पूछ लेगा और फेजेस भी पूछ लेगा कि जो वुड्रो विल्सन थे
किस फेज से थे, फर्स्ट से थे या सेकंड से थे? फर्स्ट फेज में एक किताब है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसने लिखा था? विड्रो विल्सन ने। कब? 1887 में। सन 1887 में विड्रो विल्सन द्वारा प्रशासन के अध्ययन ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया एक निबंध। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरिटी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये जो पत्रिका है इसमें क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था और इसी से क्या हुआ था, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद एक आते हैं ALD, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा 1926 में, और ये दोनों ही फर्स्ट फेज में लिखा गया था और इसको बोला जाता है फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पहली टेक्स्ट लिखा गया था, वो क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आप लोग बताइए, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विड्रो विल्सन कौन थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के में विड्रो विल्सन का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिए, पता है तो। गुड इवनिंग कविता। अगर नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता है, नहीं याद है। जनक बोला जाता है इनको, है ना, फादर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब 1887 में इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, तभी लोगों ने जाना कि लोक प्रशासन होता क्या है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, कल भी मैंने क्लास में बताया था। अब देखिए सेकंड फेज आता है। पहले फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, उसके बाद आता है सेकंड फेज। ये सेकंड फेज कब से कब तक था? 1927 1937 तक, ठीक है। और इसमें प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया है। जितने भी सिद्धांत थे उस पे इस चरण में क्या दिया गया था? बल दिया गया था। इसीलिए इन अब देखिए किताब किसने लिखा था? WF विलोबी ने। इसमें इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिद्धांत के बारे में लिखा था। कब? 1927 में, ठीक है। और जैसे हम लोग ने पोस्टकॉप का जो सिद्धांत कल पढ़ा था, जो थ्योरी पढ़ी थी, प्रिंसिपल पढ़ा था, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद इस फेज में एक और ल्यूथर ग्युलिक ने अपनी किताब लिखी थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। कल मैंने जैसे पढ़ाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक, जो लोक प्रशासन है, एक विज्ञान भी है, ठीक है। इस पे लोगों ने चर्चा की थी, थिंकर्स ने, तो ये उसमें से एक थी। यहाँ तक क्लियर है?
गुड, ठीक है। कल मुझे लगा कि थोड़ा सा वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, इसीलिए मैंने आज पॉइंट टू पॉइंट चीजें रखी हैं कि याद भी हो जाए, एग्जाम में भी पास हो जाए और ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। देखिए, थर्ड फेज में क्या होता है, तृतीय चरण में क्या होता है, ये कब से कब तक था, 1938 से लेकर 1946 तक। और इसमें क्या होता है, प्रशासनिक सिद्धांत जितने भी होते हैं उनमें क्या होती है, चुनौती होती है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। और देखिए अब बुक्स आए, तो एक बुक आया है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने किसने लिखा था, लियोनार्ड वाइट ने 1938 में। दूसरी बुक आती है 1938 में ही, चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा था, क्या, द फंक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स के नाम कल भी हम लोगों ने पढ़े थे और आप याद रखिएगा। इसके बाद फोर्थ फेज आता है। फोर्थ फेज कब से कब तक था, 1947 से लेकर 1970 तक। और इसमें क्या होता है, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पे जोर दिया जाता है, फोकस ऑफ इंटरनल डिसिप्लिन स्टडीज। और इसके अंतर्गत कौन सी किताबें हैं जो फेमस हो गई थी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हुई थी बाय एसआर महेश्वरी, 1947 में लिखा गया था। और मैंने कल भी जो भी जितने भी बुक्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसमें भी इसका जिक्र किया था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो 1947 में एक और बुक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वो क्या था, हर्बर्ट साइमन का बुक था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ओके। और अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब 1947 में ही रॉबर्ट डलहल ने अपने एक निबंध में यह सिद्धांत सिद्ध किया कि प्रशासन, लोक होगा यहाँ पे, प्रशासन विज्ञान नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ कहा है साइंस है ये, ठीक है। और कुछ ने आर्ट कहा है, कि किसी ने बोथ कहा है। तो बहुत सारे ऐसे विचारक के जो क्या करेंगे कि अब किसी जिस जो लोग सपोर्ट में होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो साइंस है, वो क्या करेंगे, वो सहमत रहेंगे उससे। और जो लोग सहमत नहीं रहेंगे वो विरोध करेंगे और अपनी बातों को लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट डलहल ने, इन्होंने ये सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, और प्रशासन के विज्ञान के विकास में 3 बाधाएं हैं। जो भी प्रशासन का विज्ञान है उसके विकास में 3 बाधाएं आएंगी। प्रथम, विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही, इसमें बोल रहा है कि साइंस इज द वैल्यू ऑफ फ्री। साइंस में किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है, वो फ्री होता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा संभव नहीं है, वो फ्री नहीं होता है ना। पहला इन्होंने इसे ये झुठला दिया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंस नहीं है। दूसरा क्या इन्होंने बोला, दूसरी बात ये बोली कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है, और मानव व्यवहार सभी संभव विभिन्नताओं और अनिश्चितताओं से भरा है, ठीक है।
इसमें ये बोल रहा है कि हम लोगों को प्रशासन में मानव के बारे में पढ़ना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, इन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज नेसेसरी टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर इज फ्री फॉर ऑल पॉसिबल वेराइटेशंस एंड अनसर्टेन। अब देखिए थर्ड आता है, और इससे भी इन्होंने बोला कि हम लोगों को ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं है, ठीक है। ये सिद्ध करना चाहते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं है। तृतीय में इन्होंने क्या बोला है, इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों के लिए गए मात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांत के गढ़ने की प्रवृत्ति होती है। Third, there is the tendency of formulate universal principle on the basis of only few examples taken from limitation nations and historical context। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के नजरिए से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत सीमित ही प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। उसी प्रिंसिपल के आधार पर हमेशा क्या होता है कि फॉर्मुलेट होते रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गलत है, ठीक है। समय के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ प्रशासन को भी क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। और वहां के लोग के हिसाब से, उनके बिहेवियर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड, चलिए अब आगे आता है। अब ये सारी जितनी भी चीजें बात हो रही है वो हम लोग फोर्थ स्टेज की कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फोर्थ स्टेज में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। अब आया लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं फिफ्थ फेज। ये कब है, 1971 से कर प्रेजेंट तक। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है, ठीक है, मैं बताती हूँ कि आप जितने भी टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है कि वो इनसे मैच करे और हो सकता है कि नहीं करे, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि देखिए किताबों में जो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है उसको ही मानेंगे। अब बहुत सारे ऐसे टीचर्स है जो क्या करेंगे कि सिक्स्थ फेज भी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन 5 फेज ही होते हैं और उसी को हम लोग मानेंगे। 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, जिसमें नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधक के बारे में बात होती है। फिफ्थ फेज में क्या होता है, पर्सपेक्टिव ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे क्या होती है, चर्चा होती है। इसके अंतर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय ने समृद्ध किया, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, 1968 के बाद जो वृद्धि हुई वो किस चीज से हुई, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, उसका अभ्युदय हुआ। ये सब कब हो रहा है, फिफ्थ फेज में ही हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, नवीन लोक प्रशासन के निम्नलिखित घटनाएं उल्लेखनीय है। द फॉलोइंग इंडिकेट्स आर नोटेबल फॉर द पब्लिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से हैं, पहला क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी
प्रतिवेदन, ठीक है, जो हनी रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड स्टेट में, वो किस लिए आई थी? हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था? अमेरिका के में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांतों और व्यवहारों पर, ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें क्या दिया गया था? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ? यूएसए में 1967 में। और ये सब किस चीज की बात हो रही है? जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय हुआ था तब। ये समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे। कमेंट कीजिए। बच्चे लाइव तो बहुत सारे बैठे हुए, प्रांजलि को छोड़ के और भी जो बच्चे लाइव में है वो कमेंट कीजिए। गुड। इसके बाद क्या होता है कि फ्रैंक मैरिन द्वारा संपादित इन्होंने एक इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइनर पर्सपेक्टिव। ये इन्होंने कब लिखी थी? 1971 में। और ये इनका नाम बहुत ज्यादा ही फेमस है और वीवीआई है, याद रखिएगा। चौथा क्या है? वॉल्डो ने दिया था। वॉल्डो ने क्या दिया था? इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये कब दिया था इन्होंने? 1977 में। ये इंग्लिश इसका नहीं है, ठीक है। तो ये चार लोग हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में बातें की थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिजी हैं आप? अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या था, फिफ्थ फेज में दो चीजों के बारे में ही बात होती है। एक तो क्या होता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एनपीए, ओके। और दूसरी क्या बात होती है? एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब ये क्या था? 1980 से 90 के दशक में लोक प्रशासन के पारंपरिक प्रतिमान की कमियों के कारण नवीन लोक प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उदय हुआ। जब क्या हुआ? 1980 और 90 के दशक में लोक प्रशासन क्या हुआ कि शॉर्ट कमिंग हो गया। उस समय क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट का उदय हुआ, जिसको हम लोग एनपीएम भी कहते हैं। कभी कभी एनपीएम भी आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण का प्रावधान, ठीक है, नवीन लोक
प्रबंध परिप्रेक्ष्य, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, बाजार उन्मुख लोक प्रशासन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, जो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको मार्केट ओरिएंटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी नाम से पुकारा जाता है। और इनको साथ में क्या बोला जाता है, प्रबंधवाद भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और ये तो वीवीआई वाला है। अब देखिए इसमें 3 ईएस की बात होती है। इस नवीन लोक प्रबंधक में 3 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 ईएस। ठीक है, इसको क्या करना है, इस सिस्टम में एनपीएम में 3 चीजों को प्राप्त करने की बात होती है। और वो क्या है, पहला है इफिशियंसी, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 3 ईएस के बारे में इसमें चर्चा होती है। क्लियर? यही प्रांजलि मैं ये बोल रही थी कि देखिए, बोलने के लिए यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार बताइए। तो मैं यही बोल रही थी कि क्या होता है कि देखिए, एक तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक पार्ट है। ठीक है, उसकी तरह पढ़ रहे हैं। और एक ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी चीजों को उसमें दे रखा है, पर हम लोगों को यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर गूगल करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने बताया कि 6th फेज के भी बारे में बात हो रही है। ठीक है, गूगल्स में या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोगों को तो वही पढ़ना है ना जो हमारे एग्जाम में आएगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ कंफ्यूजन होता है ना, जैसे देखिए आप लोग जहाँ 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 आप लोग को कंफ्यूजन होता है, सेम मुझे भी रहता है कि आप लोग उतना कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी कभी बता देती हूँ कि आप लोग अगर पढ़ोगे दूसरे किताबों में या फिर चीजों में तो डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्जाम के व्यू पॉइंट से पढ़ना है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब एक थिंकर आते हैं, द वाइट ब्लैडो।
इन्होंने नवीन लोक प्रशासन का इनको नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक किसको माना जाएगा? विंग ब्लैडो को, याद रखिएगा। इससे संबंधित अन्य प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? फ्रैंक मैरी, जिनको हम लोगों ने पढ़ा था, जॉर्ज पेड्रिक्सन और चार्ल्स सिंडवम तथा विंसेंट ऑस्ट्रोम। ठीक है, तो ये कुछ थिंकर्स है जिन्होंने एनपीए के बारे में बात की थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जनक के बारे में आपको पता चल गया कि फादर कौन है। चलिए अब देखिए 1960 से 70 तक अब क्या होता है, 1960 से 1970 तक के दशक में होने वाले समस्त परिवर्तनों का नवीन लोक प्रशासन प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, जितने भी हम चेंजेस आए, परिवर्तन आए 1960 से 70 तक, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्या करता था? उनका प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था उसको, एनपीए। इसके प्रमुख अध्ययन बिंदु क्या है? सामाजिक समानता, सहभागिता, विकेंद्रीकरण और मानवता के प्रति अगाध प्रेम। ठीक है, तो इनका क्या काम था? ठीक है, अध्ययन का क्या बिंदु था? एक तो पहले सोशल इक्वलिटी चाहते थे, पार्टिसिपेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, और डीप लव फॉर ह्यूमैनिटी था। मानवता के प्रति क्या था? अगाध प्रेम था। और जाहिर सी बात है, प्रशासन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? बेस क्या है? तो पब्लिक ही है ना। अगर पब्लिक को ये सेंटर नहीं समझेंगे तो फिर जिस चीज के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय हुआ था वही हो नहीं पाएगा। इसी के बारे में ये चर्चा करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ तक खत्म हो गया, हम लोगों ने स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया, और स्टेजेस मैंने इसीलिए कल नहीं बताया था क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, और स्टेजेस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो सबको अच्छे से पढ़िएगा। अब उसके बाद सेकंड हम लोग को क्या पढ़ना था? पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, हम्म, अब देखिए प्रशासन का सामान्य रूप दो भागों में बांटा जाता है, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा निजी प्रशासन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो निजी प्रशासन होता है उसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और जो लोक प्रशासन होता है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये तो क्लियर है, सबको पता होगा प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है ना। Administration is generally divided into two parts, public administration and private administration. अब देखिए बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए जिन्होंने क्या बोला कि, अब देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग दिया कि लोक प्रशासन क्या है, और लोक प्रशासन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है क्योंकि ये प्रशासन के ही रूप है। ठीक है, तो अब देखिए एक आते हैं फ्रेंच थिंकर। ठीक है, कौन कौन से? हेनरी फ्योल, मैरी पैकर, ठीक है, ओरविक। Basic elements of administration remains the same where the private and public sector। इन्होंने क्या बोला कि हेनरी फ्योल ने, मेरी पार्कर ने और उर्विक ने, इनके अनुसार प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक ही रहते हैं, चाहे यह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो। तो जो भी क्षेत्र हैं, लेकिन इनके जो मूल तत्व होते हैं वो एक ही रहते हैं क्योंकि ये प्रशासन से ही जुड़े हैं कहीं ना कहीं, है ना। इन थिंकर्स के
ये विचार है। अब ये अपने विचार को सही करवाने के लिए क्या करेंगे, अपनी अपनी राय यहाँ पे देंगे। क्लियर? गुड, चलो बढ़िया है। अब देखिए, पहले जो थिंकर हैं हेनरी फ्योल, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है, मैंने प्रशासन शब्द का जो अर्थ प्रदान किया है और जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उसे प्रशासन द्वारा ही जानने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफी विस्तीर्ण हो जाता है। इसमें ये बोला गया है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन विच आई हैव गिवन एंड विच जनरली एक्सेप्टेड ग्रेटली एक्सपेंड एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी सर्विसेज सेवाएं परफॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या होती है, सामान्य होती है। और इसी को इन्होंने क्या बोला, हेनरी फ्योल ने अपना जो अर्थ दिया है प्रशासन का, वो यही दिया है। ठीक है, जो भी सेवा दी जाती है प्रशासन के द्वारा, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा विस्तीर्ण होती है और क्या होती है, एक्सपैंड होती है। अब इन्होंने ये बोला, इसमें न केवल सार्वजनिक सेवा अपितु प्रत्येक आकार प्रकार के परियोजना को पूरा करने वाली सभी प्रकार की उद्योग सम्मिलित है। इस सभी की योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण कार्यों की आवश्यकता होती है। This included not a public service but also the type of industry। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगा ही, ठीक है, लोक सेवा के लिए, लेकिन साथ में वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने साथ ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला इंडस्ट्रीज, every such of purpose, all these are functions, planning, organization, command, coordinate and control। ये सब क्या होता है, ये दोनों के ही द्वारा होता है। इस तरह इन्होंने बोला कि पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, वो दोनों क्या है, एक ही तत्व है। ड्यूटी, कोई बात नहीं, आप ड्यूटी कीजिए, बस इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा जब भी आप फ्री हो, ठीक है, काम तो जरूरी है ना। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रकार की परेशानी है। अब इन्होंने ये बोला कि समुचित रूप से कार्य करने के लिए सभी को एक जैसा सामान्य नियम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए सब लोगों को क्या करना चाहिए कि वर्क के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जैसा वर्क काम रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी उसको करना रहता है। अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसमें सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इन्होंने क्या बोला कि प्रशासन का ही रूप होता है पब्लिक और प्राइवेट, और इन दोनों को ही हम लोग यूज में ला सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि वर्क प्रशासन भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये क्या करती है, वर्क कैसे करती है, प्लानिंग से करती है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती है, ठीक है, जैसा काम रहता है उसी काम के हिसाब से उस काम को करती है।
तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इस तरह से कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग काम नहीं करता, और एक तरह से सही भी इन्होंने बोला। दोनों का काम क्या है, आप लोग बताइए। पब्लिक के लिए काम करना ना, वो कर रहा है। चलिए अब आगे, अब उर्विक ने क्या बोला। उर्विक ने भी इसी पक्ष को प्रवत्ता समर्थन करते हुए कहा। तो इन्होंने जो बोला था उस पे उर्विक ने क्या बोला, समर्थन किया, और इन्होंने क्या बोला, यह बात गंभीरता पूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, पर्याप्तकों का एक ही पृथक शरीर क्रिया ज्ञान तथा राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसा ही होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि अलग अलग लोग भले ही अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन जो शरीर होता है वो सबके लिए एक ही जैसा काम करता है ना। कार्य बदल जाते हैं, लेकिन जो काम, जो लोग काम करते हैं वो एक ही होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको नकार दिया कि विज्ञान नहीं है, और इन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि पब्लिक एंड प्राइवेट है, जो क्या है, वो प्रशासन का ही रूप है। अब देखिए, ये अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अप्रोचेस पढ़ने हैं। लास्ट तो यही था ना, 3 अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग। 3 अप्रोच के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या है, परिस्थितिक दृष्टिकोण। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, तो लोक प्रशासन के लिए परिस्थितिक दृष्टिकोण प्रशासन और उनके पर्यावरण को बनाने वाली हर चीज के बीच अंतर संबंध को समझने पर आधारित है। इसमें क्या होता है, an ecological approach of public administration is based on the understanding of interrelationship between administration and everything that forms in the environment। तो इसमें क्या बोलता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशन को समझने के लिए ये अप्रोच लिया जाता है। कौन सा अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, कि प्रशासन और एनवायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और हर चीज क्या है, संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग एनवायरमेंट में ही रहते हैं ना, तो एनवायरमेंट को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस में भी नेचुरल व्यू पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा होता है क्या, एनवायरमेंट भी, है ना। ये इकोलॉजिकल अप्रोच समझ में आया कि फिर से बताऊं। सेकंड स्लाइड बताती हूँ, उसके बाद बताइएगा। तो आप देखिए, इकोलॉजिकल जो अप्रोच है उस कॉन्सेप्ट को कौन लाया था, तो ये कौन थे, फ्रेड रिंग्स। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके आया था। एक समाजशास्त्री होने के नाते फ्रेड रिग्स ने स्वयं परिस्थितिक दृष्टिकोण का अवधारणा विकसित किया, जिसने प्रशासनिक प्रणाली और उसके पर्यावरण के बीच गतिशील बातचीत का अध्ययन किया कि पर्यावरण और प्रशासन के बीच में क्या है, संबंध है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। फटाफट बताइए।
जितने भी बच्चे हैं वो बताइए फटाफट। हाँ, सिंपल सा चीज है कि पर्यावरण और प्रशासन के बीच में संबंध को ये बताता है, इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरा चीज क्या करना है कि फ्रेडरिक्स ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, बस। दूसरा आता है सिस्टम अप्रोच। क्या होता है, अब एक और चीज बता दूं, सिस्टम थ्योरी और सिस्टम अप्रोच अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, और दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर आप वही सिस्टम थ्योरी को सर्च करेंगे तो थोड़ा सा डिफिनेशन अलग हो जाएगा और सिस्टम अप्रोच का डिफिनेशन अलग हो जाएगा, लेकिन बेस यही है कि ये क्या करता है, व्यवस्था दृष्टिकोण है, तो जाहिर सी बात है ये व्यवस्था की बात करेगा, है ना। सिस्टम के ऊपर सिस्टम होते हैं, एक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी कार्य को करने के, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम अप्रोच हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और से पढ़ते हैं ध्यान से। व्यवस्था दृष्टिकोण क्या होता है, तो प्रशासन एक जैसी प्रणाली है जिसमें उप प्रणाली, संरचना, लोग, क्रिया और अंत क्रिया शामिल होती है, जो प्रशासन को कुछ कार्य करने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक प्रणाली अपने उप प्रणालियों और को प्रभावित करती है और अपने उप प्रणालियों से प्रभावित भी होती है। ठीक है, जैसे कि ये बताइए, हायरार्की सिस्टम होता है, सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए इस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे पीपल होते हैं, वो एक्शंस देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम किसी कार्य को कैसे करेंगे। अब आप बताइए इसमें क्या होगा कि अगर ये जो, अब ये समझ जाइए कि ये लोग हैं, तो जो तीसरे माले में लोग हैं वो अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो प्रभावित क्या होगा, पहला माला, दूसरा माला और चौथा माला भी हो जाएगा। इस प्रकार का ये अप्रोच देता है सिस्टम अप्रोच। ये समझ में आया कि अगर कोई एक अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो दूसरा भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक्शन की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। इसके बिना हम लोग कभी भी कार्य नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये। फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, सिस्टम अप्रोच समझ में आया। सो जाते हैं सारे बच्चे। गुड। और एक तरह से समझ जाइए कि ये हायरार्की सिस्टम को बता रहा है। ठीक है, गुड। अब लास्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस बाय आइडेंटिफाइंग ए डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असरिंग अल्टरनेटिव रिसोल्यूशंस। इसमें आप जाहिर सी बातें हैं कि निर्णय लेना, तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। कि आप क्या करिए कि डिसीजन लेने से पहले आप उसके बारे में जानकारी ढूंढिए। ठीक है, और उसके बाद सब चीजों को देखने के बाद, आकलन करने के बाद आप डिसीजन कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं।
Decision making is the process of making choice by identifying a decision, gathering information and assessing alternative resolutions. निर्णय लेना किसी निर्णय की पहचान करके एकत्र होकर चुनाव करने की प्रक्रिया है। ठीक है, कि आप पहले क्या कीजिए कि एकत्र होकर क्या कीजिए, चुनिए कि कौन सा आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए और इसमें क्या-क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जानकारी आपको लेनी चाहिए, विकल्प लेना चाहिए कि कौन से विकल्प हैं हमारे पास। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि ये हमें डिसीजन लेना है, आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, तो वो सही हो या गलत हो आपको उसको चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। उसके बाद आकलन करना होगा कि क्या चीज सही है प्रशासन के लिए, और ये सारी चीजें किस लिए हो रही है, प्रशासन के बारे में बात हो रही है कि प्रशासन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक गलत डिसीजन लेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा, है ना। देखिए इसको क्या करना है, यूजिंग ए स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू टू मेक मोर डेलिब्रेट thoughtful decision by organizing relevant information and defining alternative। इसमें क्या बोल रहा है, चरण दर चरण निर्णय लेने की प्रक्रिया का उपयोग करने से आपको प्रासंगिक जानकारी व्यवस्थित करके और विकल्पों को परिभाषित करके अधिक जानबूझकर विचारशील निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। इन्होंने क्या बोला कि स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेना चाहिए किसी भी डिसीजन में, ठीक है, आप डायरेक्ट डिसीजन मत लो। किस चीज को बोल रहे हैं, नाम लिख दीजिए तब मैं बता दूंगी, ठीक है। कौन से सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, और किसके लिए, लोक प्रशासन के लिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ले, क्योंकि आप अगर एक स्टेप डिसीजन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है या सही डिसीजन लिया है, तब आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। आपके पास उस समय भी विकल्प रहेंगे, तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब वी वांट जेआरएफ, आप बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं है, कौन सा किस चीज में प्रॉब्लम है, उसको मैं समझा देती हूँ। सबको क्लियर हो गया, इतना ही था। कंप्लीट हो गया है। थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए। गुड। आज की क्लास में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कंफ्यूजन हुआ होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑलरेडी है, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश हमने की थी, ठीक है। और अब आप लोग का क्या काम है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैंने खुद ही एक तो सब चीज बहुत शॉर्ट पॉइंट में लिखा है, ठीक है। सिस्टम अप्रोच को फिर से बता दूं, यही ना, यस नो का आंसर दीजिए। बिल्कुल, एक सेकेंड, पहले मैं वो, हाँ, तो देखिए सिस्टम अप्रोच क्या होता है, हायरार्की सिस्टम समझते हैं या नहीं समझते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में ही समझा देती हूँ इसको। देखिए कंपनी में, एक कंपनी मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी में क्या होगा, पहले तो एक उसका मालिक होगा, है ना। उसके बाद नीचे क्या होंगे, मैनेजर्स होंगे, ये मान लीजिए सीईओ, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे। उसके बाद क्या आएंगे,
उससे भी नीचे पोस्ट के जो भी लोग होते हैं, और लास्ट में क्या आएँगे, वर्कर्स आएँगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैनेजर्स चले गए छुट्टी पे, उनका काम हो गया रुक, तो इस हिसाब से पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया ना? इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम अप्रोच कहते हैं। कि अगर कोई भी प्रशासन में, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि प्रशासन सिस्टम से चलेगी तो अच्छे से चल पाएगी, और प्रशासन में अगर कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि पूरे प्रशासन को ही परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर? हाँ, तो ये एग्जाम्पल हमारे प्रशासन को लेकर है, मैंने इसलिए कंपनी को लेकर समझाया क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है। सबको पता होता है कि एक कंपनी में कौन-कौन से लोग होते हैं। ठीक है, अब इतना ही है आज, अब कल मिलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लेके। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जो बच्चे नए हैं वो कल की भी क्लास देख लेंगे। क्या होता है ना कि आप लोग बीच में से आते हो और फिर समझ में नहीं आता। गुड नाइट, शुभ रात्रि।